हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर 2 का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहें तो वहाँ यूट्यूब में सर्च कर देख सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है मानव और अगर आप मुझसे सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते तो नीचे दिए गए सोशल मीडिया एड्रेस में मुझे फॉलो या मैसेज कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे वारफेयर फॉर वेल्थ तक, जहां हमने जाना था कि एक राजा दूसरे राजा पर क्यों हमला किया करते थे, कैसे एक किंगडम दूसरे किंगडम पर हमला किया करता था। वो एक दूसरे की पावर, ट्रेड रूट्स, वहाँ की वेल्थ सब कुछ कैप्चर करना चाहते थे। इस वीडियो में हम एक क्लोजर लुक लेने वाले हैं चोलास के बारे में। चोला जो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ा किंगडम था साउथ इंडिया में। ये आप देख सकते हैं, ये जो रेडिश एरिया है ये पूरा वो एरिया है जो चोलास के द्वारा रूल किया जाता था। ये कोई हेरिडिटरी रूल नहीं था, इसे कैप्चर करके इस्टेब्लिश किया गया था। कैसे इसे बनाया गया था इसे हम जानने वाले हैं। कावेरी रिवर के पास एक फैमिली रहती थी। ये फैमिली चीफली फैमिली होती थी, मतलब उस छोटे से एरिया में पावर होल्ड करने वाली फैमिली थी ये, जिनका नाम था मुत्तरैयार। ये सबऑर्डिनेट थे पल्लवा किंग के, पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम। ये उनके अधीन काम करते थे, उनके साथ रहकर काम करते थे, उनके लिए काम करते थे। इसके बाद होती है एंट्री, फटा पोस्टर निकला हीरा विजयालया, जो कि किंग थे किनके, चोलास के। लेकिन ये शुरू से ही किंग नहीं बन गए थे। इन्होंने सबसे पहले मुत्तरैयार्स को हराया, उनसे पावर कैप्चर करी और ये जो चोलास थे ये ओरैयूर से थे। इसके बाद इन्होंने एक टाउन बनवाया जिसका नाम इन्होंने रखा थांजावुर, और इसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक गॉडेस का टेम्पल भी बनवाया जिसका नाम था निशुंभ सिद्धिनी। The successor of Vijayalaya conquered the neighboring regions and kingdom grew in size and power। धीरे धीरे जो विजयालय थे इन्होंने उस एरिया को कंकर करना शुरू कर दिया। वहाँ का रीजन जो था वो इनके अंडर आ चुका था। धीरे धीरे इन्होंने पंड्यास के और पल्लवास के टेरिटरी को भी कैप्चर करना शुरू कर दिया। जो पंड्यास का किंगडम था वो इनके साउथ में था और जो पल्लवास की टेरिटरी थी वो इनके नॉर्थ में थी। इसके बाद राजा राज 1 आते हैं। ये चोल रूलर्स में सबसे पावरफुल कंसीडर किए जाते हैं। ये 985 एडी में किंग बने थे और इन्होंने उस पूरे एरिया में अपना कब्जा जमा लिया था। उन्होंने अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रीऑर्गेनाइज किया और उनके बेटे राजेंद्र 1 इन्होंने इनकी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया और इसके बाद इनके किंगडम को और भी काफ़ी एक्सपेंड किया। ये गंगा वैली तक पहुंच चुके थे, मतलब जो आज का उत्तर प्रदेश और बिहार वाला एरिया है ये लगभग इस एरिया तक पहुंच चुके थे। और धीरे धीरे इन्होंने अपना पावर समुद्र में, सी में दिखाना शुरू किया, इसीलिए इन्होंने नेवी डेवलप की। Splendid temples and bronze sculpture. The big temples of Thanjavur and Gagaikonda Cholapuram built by Raja Raj and Rajendra are architectural and sculptural marvels. Students, चोल राजा जो कि थे राजा राज और राजेंद्र चोल, इन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवाए तांजावुर में और गगाईकोंड चोलापुरम में। ये मंदिर इतने ब्यूटीफुल थे कि ये आर्किटेक्चरल और स्कल्पचरल मार्बल बन गए। मतलब ये इतने ब्यूटीफुल थे कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के लिए आइडल बन चुके थे। लोग इन्हें देख के हैरान हो जाते थे कि आखिर ये इतने ब्यूटीफुल, ऐसे समय में जहाँ साइंटिफिक एडवांसमेंट इतना नहीं है तब भी इतने ब्यूटीफुल टेम्पल्स वहाँ पर बने। इसके बाद चोल टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड देम। चोल टेम्पल्स के आसपास वहाँ लोगों ने बस्तियाँ बसाना शुरू कर दी। सेंटर होता था मंदिर और उसके आसपास, मंदिर में जो मंदिर का एरिया था उसके आसपास बस्तियाँ बसाई जाने लगी। ये सेंटर बना क्राफ्ट प्रोडक्शन का। और ये जो टेम्पल्स थे इसे एनरिच किया जाता था, मतलब ये काफ़ी रिच होते चले गए। किसके द्वारा? जो रूलर्स वहाँ रूल करते थे उनके द्वारा, और जो उनके बाद जैसे उनके जो प्राइम मिनिस्टर होते थे या जो दूसरे उनके साथ में प्रीस्ट होते थे बड़े बड़े, तो ऐसे लोगों की वजह से वो मंदिर और काफ़ी एनरिच होते जा रहे थे। अब
इस जगह में जो प्रोडक्शन होता था, मतलब जो मंदिर के आसपास की जगह थी, यहाँ जो प्रोडक्शन होता था, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स दे दिए जाते थे उन लोगों को, उन स्पेशलिस्ट को जो उस मंदिर में रहते थे या उसके आसपास रहते थे। अब इनके आसपास रहने वाले लोग कौन थे? ये थे प्रीस्ट मतलब पुजारी, गार्लैंड मेकर मतलब फूल बनाने वाले, कुक्स, स्वीपर्स साफ सफाई रखने वाले, म्यूजिशियंस और डांसर्स। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ये मंदिर केवल एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पूजा होती थी, बल्कि ये हब बन चुके थे, ये सेंटर बन चुके थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, कल्चरल एक्टिविटीज़ का और सोशल एक्टिविटीज़ का। Amongst the craft associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive. इन मंदिर के साथ साथ जो चीज़ काफ़ी हैरान कर देने वाली थी वो थी वहाँ की ब्रॉन्ज इमेजेस। वो इतनी फाइनली बनाई जाती थी कि लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते थे। Chol bronze images are considered among the finest in the world, while the most images were of deities. Some images were made of devotees as well. जो चोल किंगडम के टाइम पर इमेजेस बनाई गई थी ये वर्ल्ड की फाइनेस्ट इमेजेस में से एक है। इनमें कुछ इमेजेस भगवान की होती थी, देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ ऐसे भक्त भी थी जिनकी इमेजेस बनाई जाती थी। स्टूडेंट्स, यहाँ से आप ये तो गैस कर ही सकते हैं कि जो चोलास थे उनके यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट था, स्कल्पचर था, काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। नॉट साइंटिफिकली एडवांस्ड, बट वो अपने हाथों में इतने कला लेके रखते थे, इतने अच्छे आर्टिस्ट होते थे वो कि लोग आज भी देख के हैरान हो जाते हैं। इवन आज भी उतने फाइनेस्ट आर्ट शो कर पाना बहुत टफ होता है आर्टिस्ट के लिए। और वो तो ऐसा वक्त था जहाँ ना हैवी मशीनरीज थी, ना साइंटिफिक एडवांसमेंट था, उसके बावजूद लोग काफ़ी आगे निकल गए थे। आप परफेक्शन के लिए इस इमेज को देख सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। ये भी एक ब्रॉन्ज इमेज है, ब्रॉन्ज आइडल है जो चोलास के किंगडम के द्वारा उस समय पर डेवलप की गई थी। देख सकते हैं कितना फाइन वर्क है इसमें। अब बढ़ते हैं एग्रीकल्चर और इरिगेशन की तरफ। मैनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू द न्यू डेवलपमेंट्स इन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में काफ़ी डेवलपमेंट कर लेने के कारण चोलास को बहुत सारे अचीवमेंट मिले। आप जाकर सेकंड मैप में देखें, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गगाईकोंड, चोलापुरम और तांजावुर के एरियाज़ के पास ये जो कावेरी नदी है इसके काफ़ी चैनल हैं। ये बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले कई चैनल बनाती है। इसी वजह से जो ये एरिया है ये पानी की कमी से कभी नहीं होकर गुजरा। यहाँ हमेशा हमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहता था। इसके बाद इसी वजह से ये जो एरिया है यहाँ राइस का कल्टीवेशन काफ़ी अच्छा होने लगा। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जो साउथ इंडिया है हमारा ये फेमस है राइस के कल्टीवेशन के लिए। यहाँ राइस का कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट मिलता है यहाँ की रिवर्स को, जिन्होंने पूरे के पूरे एरिया को, पूरे एरिया की सॉइल को एनरिच कर रखा है वाटर से। हालांकि आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग और ह्यूमन एडवांसमेंट के कारण जो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस वक्त वहाँ पर पानी की कोई भी कमी नहीं हुआ करती थी। इस वजह से वहाँ पे जो राइस कल्टीवेशन था वो काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा था। ऑल्दो एग्रीकल्चर है developed earlier in other part of Tamil Nadu, it was only from 5th or 6th century that this area was opened for large scale cultivation. तमिलनाडु के कुछ दूसरे पार्ट्स में एग्रीकल्चर डेवलप तो हो रहा था, लेकिन 6th और 5th सेंचुरी, इन दोनों सेंचुरीज में यहाँ पर कल्टीवेशन शुरू कर दिया गया था। फॉरेस्ट हैज़ टू बी क्लियर्ड अप, यहाँ पर फॉरेस्ट जो थे उन्हें क्लियर किया जाने लगा था ताकि उन्हें एग्रीकल्चरल लैंड मिलने लगे। In the delta region, embankment had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to fields. बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पानी ज़्यादा होता था तो लोगों ने वहाँ पर एम्बैंकमेंट बनाए, मतलब किनारे किनारे ऐसी हाइट्स डेवलप कर दी जिससे पानी इधर उधर ना जा सके, और जहाँ पानी की नेसेसिटी थी उस जगह के लिए उन्होंने कैनाल्स बनाना शुरू कर दिए। तो आप ये फिगर 5 देखिए, ये 9th सेंचुरी का सियुलिस गेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस वक्त भी उन्होंने पानी का लेवल पता चले, इसलिए एक वहाँ पर जो ये इरेक्ट किया है, ये स्कल्पचर इरेक्ट किया है, इससे उन्हें ये पता
चलता रहता था। मेजरली इस एरिया में हमेशा साल में 2 क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे। बहुत सी ऐसी जगह भी थी जहाँ पर वाटर क्रॉप्स होते थे वो आर्टिफिशियली किए जाते थे। इनके लिए वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज़ की जाती थी। कुछ ऐसी जगह थी जहाँ वेल्स बनाए जाते थे, मतलब कुएं बनाए जाते थे। कुछ ऐसी जगह भी थी जहाँ पर रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए टैंक्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे। आज हमें समझाया जाता है, अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे तो आपसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कहा जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि चोल किंगडम में उस वक्त जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उस पर काफ़ी फोकस किया जाने लगा था स्टूडेंट्स। अब रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लेबर एंड रिसोर्सेज, मेंटेनिंग दिस वर्क एंड डिसाइडिंग हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड। Most of the new rulers as well as people in villages took an active interest in these activities. वहाँ के जो रूलर्स थे, वहाँ के जो गांव में रहने वाले लोग थे, ये सभी लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होते थे कि आखिर प्लानिंग कैसे की जाए इरिगेशन के लिए, उसे ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। लेबर्स को मज़ा आता था उस वक्त उन सभी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने में, और जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूज़ कैसे करना है ये सब कुछ सीखने में। कुल मिला के उस वक्त के जो लोग थे वो काफ़ी इंटरेस्टेड होते थे। वो अपने मन से सामने आकर इरिगेशन के जो मेथड्स होते थे उसमें एक्टिवली पार्ट लिया करते थे। स्टूडेंट्स, हम बात कर चुके हैं उस एरिया के बारे में जिसे चोलास एडमिनिस्टर किया करते थे। हम बात कर चुके हैं उन टेम्पल्स के बारे में जो कि चोलास ने बनवाया था। हम जान चुके हैं उस एग्रीकल्चर के बारे में जो कि चोलास के किंगडम में हुआ करती थी। तो अब हम जानेंगे कि आखिर उनके यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, उनके यहाँ किस तरीके से इसे ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो स्टूडेंट्स, जो पीसेंट्स थे इनके सेटलमेंट होते थे, जो छोटे छोटे किसान थे इनका एक सेटलमेंट हुआ करता था जिसे उर के नाम से जाना जाता था। अब यही छोटे छोटे सेटलमेंट्स जब एक ग्रुप बनाते थे तो इसे नाडु कहा जाने लगा। जी हाँ, ये वही नाडु है जो आज हमारे स्टेट तमिलनाडु के बाद लगता है। ये जो छोटे छोटे उर थे, सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट थे, ये काफ़ी प्रॉस्परस होते जा रहे थे एग्रीकल्चर और इरिगेशन की वजह से। The village of Council and the Nadu had several administrative functions, including dispensing justice and collecting taxes. तो ये जो नाडू था, इसकी जो विलेज काउंसिल थी, इसके बहुत से फंक्शन होते थे। ये काफ़ी कुछ एडमिनिस्टर किया करते थे, जैसे कि लोगों को जस्टिस देना और टैक्स कलेक्ट करना। Rich peasants of the Velella caste exercised considerable control over the affairs of the Nadu under supervision of सेंट्रल चोल गवर्नमेंट। जो चोल गवर्नमेंट है इनके सुपरविजन के अंदर जो रिच पीजेंट्स हुआ करते थे, और ये स्पेशली वेलेल्ला कास्ट के होते थे। आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो तो सदर्न स्लैंग में से क्या बोला जाता है ये मुझे आता नहीं है, बट जो हमारी टेक्स्ट बुक में गिवन है मैं उसके बारे में जैसा मैं प्रोनाउंस कर सकता हूँ मैं उसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी जो रिच पीसेंट होते थे वेलेल्ला कास्ट के, ये काफ़ी कंट्रोल रखते थे जो ये नाडूज थे इनके अफेयर्स में। चोला किंग गेव सम रिच लैंड ओनर टाइटल लाइक मूवेंदवेला एंड अरैयर। मूवेंदवेला इसका मतलब आप देख सकते हैं आपकी बुक में गिवन है, पीसेंट सर्विंग 3 किंग्स, और अरैयर मतलब चीफ, as markers of respect and entrusted them with important offices of the state at the center. इन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती थी और उनके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट किया जाता था, और काफ़ी बड़े बड़े जो ऑफिसेज हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑफिसेज होते थे वो इन्हें दे दिए जाते थे। अब इनके यहाँ टाइप्स ऑफ लैंड क्या क्या थी, देखिए जो चोल्स का इंक्रिप्शन है ये क्या मेंशन करता है, वेलन वागई, इसका मतलब होता है लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रॉपर्टियर्स। ऐसे लोग जो ब्राह्मण्स नहीं हैं लेकिन इनके पास जो लैंड है वो वेलन वागई कहलाते थे। ब्रह्मदेय ये कहलाते थे लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, ये वो जमीन होती थी जो ब्राह्मण्स को दी जाती थी। शाला भोग लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, शाला पाठशाला स्कूल। देवदान मतलब आप समझ सकते हैं देवदान जहाँ देव रहते हैं, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल। पलिच्छांदम लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, ये वो जमीन होती थी जो जैन इंस्टीट्यूशंस को डोनेट कर दी जाती थी। We have seen that Brahmins often received land grants or Brahmadeya
As a result, large number of Brahman settlement emerged in Kaveri valleys as in other part of South India. अभी हमने जब टेम्पल्स के बारे में बात की थी, हमने जाना था कि वहाँ जो एरिया था वो किस नदी के पास था, वो कावेरी नदी के पास था। तो एज अ रिजल्ट वहाँ पर ब्राह्मण सेटलमेंट काफ़ी ज़्यादा थे, इसी वजह से वहाँ पर ब्रह्मदेव ज़्यादा था। ईच ब्रह्मदेव वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर। ये जो ब्रह्मदेव थे इनकी देखरेख करते थे काफ़ी बड़े बड़े ब्राह्मण लैंड होल्डर्स, और इसी असेंबली को सभा कहा जाता था। दिस असेंबली वर्क वेरी एफिशिएंटली, वो बहुत ही एफिशिएंटली वर्क किया करते थे, और उनके जो रिकॉर्ड हैं, उनके जो डिसीजंस के रिकॉर्ड हैं, वो इंस्क्रिप्शंस पर लिखे जाते थे। इंस्क्रिप्शन कहाँ पर होते थे? ये होते थे जो टेम्पल्स हैं उनकी वॉल पर। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर नोन एज नगरम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन्स। जो वहाँ पर ट्रेडर्स की एसोसिएशन होती थी उन्हें नगरम कहा जाता था, और ये भी काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करते थे उन टाउन्स में। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तमेरूर इन चिंगलीपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल ऑफ द वे इन विच सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड। एक इंस्क्रिप्शन है, कहाँ पर है? एक जगह का नाम है उत्तर मेरूर, जो कि चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। ये डिटेल्स देती है कि कैसे वहाँ पर ये सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते थे। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, गार्डन, टेम्पल्स एक्सेट्रा। अब ये जो सभा होती थी इसमें सेपरेट कमिटीज़ होती थी जो काम देखती थी, गार्डन्स का, टेम्पल्स का, और भी दूसरे जो काम होते थे उन्हें। अब इसके मेंबर कैसे चूज़ किए जाते थे, ये सोच के और ये सुन के आपको हैरानी होगी कि ये पहले से ही होता चला आ रहा है। जो मेंबर एलिजिबल होते थे उनका नाम लिख दिया जाता था एक टिकट पर। ये टिकट बनी होती थी पाम लीफ की, और इसे एक जो मिट्टी का घड़ा होता है, मटका होता है, उसमें डाल दिया जाता था। फिर एक यंग लड़का आकर उसमें से कमेटी वाइज नेम निकाल कर देता था, और इस हिसाब से उस कमेटी के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता था। तो स्टूडेंट्स, हम पहुंच गए हैं चैप्टर के लास्ट में। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज़ मानव साइनिंग ऑफ। थैंक यू।